आ गए। तो यार साइंस स्ट्रीम के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रीम की जिसे लेने के बाद दुनिया का हर स्टूडेंट बस यही सोचता है पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की। अभी मजा आएगा ना। तो फिर इसी बात पे बिना देरी के इंट्रो लगाओ। तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी ना सोने का सरिया, कान में डंडा दे। कॉमर्स, अब कहने को तो लोग ये कहते हैं कि कॉमर्स बहुत ही आसान होती है और कॉमर्स स्टूडेंट को ना ही ज्यादा सर पर चढ़ाया जाता है और ना ही जमीन पर बिठाया जाता है। कॉमर्स स्टूडेंट को बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट माना जाता है। अगर तुम्हारी परसेंटेज 60 to 80 के बीच में है तो लोग तुम्हें बस एक ही सलाह देंगे कि भाई कॉमर्स ले ले, क्योंकि हमें भी पता होता है कि साइंस हमारी औकात से बाहर है और आर्ट्स कोई लेने नहीं देगा। और अगर मैंने आर्ट्स लेने के बारे में सोचा भी तो साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। तो फिर इसी सहारे हमारी एंट्री होती है कॉमर्स स्ट्रीम में। अब एक ना एक रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर तुम्हारा एक ऐसा चूतिया दोस्त जरूर होता है जो बार बार तुम्हें बोलता है कि मैंने साइंस ले ली, मैंने साइंस ले ली, और बार बार इधर से उधर फुदकता रहता है और हर बात पर वो बस यही बोलता है कि हाँ भाई कॉमर्स होती तो है टफ, बट हमारी साइंस तुम्हारी कॉमर्स से बहुत ज्यादा टफ होती है। हाँ भाई होती तो है कॉमर्स में थोड़ी बहुत मुश्किल, बट हमारी साइंस तुमसे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल होती है। और तुम्हें पता है हमारे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होती है। पता है उसकी इक्वेशन कितनी टफ होती है? फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी ज्यादा मुश्किल होती है, उसकी इक्वेशन सॉल्व करते करते ना हमारी हालत खराब हो जाती है। तुम्हें पता भी है? खैर तुम तो जानते ही हो कि साइंस स्टूडेंट्स को कॉमर्स से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, बार बार लगातार यही बातें सुन सुन कर ना मेरे दिल और दिमाग से बस एक ही आवाज आती है, मरना है क्या भोसड़ी के? मरना है, तेरे को डर नहीं लगता? और वैसे भी भाई कॉमर्स में आखिर स्कोप है ही क्या? ज्यादा से ज्यादा तुम अकाउंट्स लेकर मुनीम बन जाओगे या फिर किसी दुकान या स्टोर या किसी मॉल के गल्ले को संभाल लोगे। उससे ज्यादा क्या ही स्कोप होगा। मादर चौथ बकचौदे करता बहुत देता। A few moments later. आपके खिलाफ शिकायत आई है। ए मादरचोद, बेंचोद इत्यादि गाली देते हैं। क्यों ना तू, क्यों ना गरियाओ इन मादर चौदों को? क्या ये हमारी क्लास का हिस्सा नहीं? क्या वो व्हाट द फक नहीं बोलते? मादर चौथ को मादर चौथ क्यों ना कहा जाए? नहीं, कल तक हमारे साथ पढ़ने वाले ये चमन चूतिए जो हमारे साथ पढ़ाई किया करते थे, जो हमारे साथ टिफिन शेयर किया करते थे, आज साइंस क्या ले ली, ये खुद को आइंस्टाइन का चौथा चौथा समझने लग गए। नहीं, मुझे एक बात बताओ, साइंस नहीं पसंद थी तो ले ली कॉमर्स, नहीं आए थे सफिशिएंट मार्क्स तो ले ली कॉमर्स, आर्ट्स लेने दी नहीं और साइंस मिली नहीं तो ले ली कॉमर्स, बिजनेस और फाइनेंस के बारे में समझना चाहता था तो ले ली कॉमर्स, मेरे सभी यार दोस्त ले रहे थे तो मैंने भी ले ली कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम लेने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन टिपिकली साइंस स्टूडेंट और सोसाइटी को तो बस साइंस ही दिखती है कि साइंस लिए तो मतलब बंदे ने मेहनत करी होगी, वरना कॉमर्स और आर्ट्स वाले तो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। नहीं, पहले रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन बस यही पूछते थे कि साइंस क्यों नहीं ली, साइंस क्यों नहीं ली, फिर चाहे उसमें मेरा इंटरेस्ट हो या नहीं हो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वही रिश्तेदार, वही अड़ोसी पड़ोसी और वही भाई बहन बार बार यही चीज पूछते हैं कि अब तो तू सीए करेगा ना, कॉमर्स लिए मतलब सीए बनेगा। अरे भाई अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि कॉमर्स में सीए के भी अलावा बहुत स्कोप होता है। कॉमर्स का मतलब सिर्फ सीए नहीं होता। अगर तुम जेन्युइन तरीके से स्टडी करोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा फाइनेंशियली और मॉनेटरी स्कोप कॉमर्स में ही मिलेगा। दुनिया के टॉप बिजनेसमैन से लेकर दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स भी अपने बिजनेस आइडिया, अकाउंटेबिलिटी नॉलेज और अपनी मैथमेटिक्स स्किल के बेस पर ही एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करते हैं। वहां पर फिजिक्स या केमिस्ट्री के लॉ काम नहीं आते और यहाँ हर चीज प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में होती है। इसमें तुम्हारी केमिस्ट्री की तरह कोई एक्सेप्शन नहीं होते। यहाँ एक जीरो के ऊपर या नीचे होने से बैलेंस शीट मैच नहीं होती। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट के ग्राफ में हल्की सी नीचे गिरावट आने की वजह से पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, जिसका असर पूरी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है। बैंक में रखे कैश से लेकर देश की इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट एनालिसिस से लेकर देश के टैक्स और बजट तक, हर चीज में कॉमर्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट का मेजर रोल होता है। क्योंकि रियल लाइफ में सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वहां पे दुकानदार ग्रेविटी या अमीबा के बदले तुम्हें सामान नहीं देगा, रियलिटी में जरूरत कैश की ही पड़ेगी। और ये सारी चीजें हमें साइंस में तो पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट जो हाई स्कोर करते हैं वो कॉमर्स को लेना प्रेफर करते हैं। और रही बात स्कोप की कि साइंस में सबसे ज्यादा स्कोप है, तो मुझे ये बताओ कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद में मोस्टली स्टूडेंट्स आईआईएम से एमबीए क्यों करते हैं? इसकी मेनली सिर्फ दो वजह होती है, पहला सैलरी और दूसरा फ्यूचर ग्रोथ। जब आईआईटी से इंजीनियरिंग होने के बाद भी उनकी प्लेसमेंट किसी डिसेंट कंपनी में होती है, सपोज टीसीएस, विप्रो या इन्फोसिस, तो एक आईआईटीएन स्टूडेंट की एवरेज सैलरी पैकेज होती है अप्रॉक्स 10 से 20 लाख रुपए, यानी मंथली सैलरी के हिसाब से 83,333.33 पैसे से लेकर 1,66,666.67 पैसे तक। और वहीं जब हम बात करते हैं आईआईएम स्टूडेंट्स की जो अपनी
MBA कंप्लीट होने के बाद में प्लेसमेंट लेते हैं, उनका एवरेज सैलरी पैकेज होता है अप्रोक्स 20 से 25 लाख, यानी कि 1,66,666.67 पैसे से लेकर 2,08,333.33 पैसे तक। और इंजीनियरिंग करके सिर्फ तुम IT सेक्टर में ही ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन MBA करने के बाद तुम मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल सीखने के बाद तुम अपनी जॉब कंटिन्यू करते हुए अपना स्टार्टअप या अपने बिजनेस आइडिया पे भी वर्क कर सकते हो। यही रीजन है कि मोस्टली स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद में MBA करना पसंद करते हैं। और नहीं, मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आती, ये इंजीनियरिंग करने के बाद में मैनेजमेंट कोटा में घुसने का लॉजिक क्या है। मतलब इतने साल तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और टेक्निकल स्टडीज पूरी करी, जिसके बाद तुमने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, अब इतनी सारी पढ़ाई के बाद फिर तुम MBA में घुसते हो, जहां पे तुम पढ़ते हो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। अगर तुम्हें यही सब पढ़ना था तो तुम मैनेजमेंट फील्ड में भी तो जा सकते थे, इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या था। और दूसरी बात ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें साइंस से एक घंटा कोई लेना देना नहीं होता, बस स्कोप और सक्सेस के चक्कर में ये साइंस लेते हैं और उसके बाद ये अपना करियर और अपनी स्ट्रीम चेंज ही करते रहते हैं। फिर इन्हें कभी भी किसी भी फील्ड में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें हमेशा से कंपैरिजन और कंपटीशन करने की आदत जो होती है। और ये साइंस स्टूडेंट हमें कहते हैं कि साइंस में इतना ज्यादा स्कोप है। हम कॉमर्स और आर्ट्स वाले एवरेज स्टूडेंट ही सही, पर इतना चुतियाब तो हम भी नहीं करते। और रही बात कॉमर्स में स्कोप की, तो तुम सुनते सुनते थक जाओगे और मैं बताते बताते थक जाऊंगा। इतना कुछ कर सकते हो तुम कॉमर्स लेके। फॉर एग्जांपल तुम कर सकते हो BCom, MCom, BBA, MBA, CA, CS, CMA, CFA, CFP, इकोनॉमिक ऑनर्स, बैंकिंग, कॉमर्स टीचर, कॉमर्स प्रोफेसर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल प्लानर और भी बहुत कुछ। कॉमर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे आगे एक बैरियर आ गया, बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा है। कॉमर्स लेने के बाद में तुम फाइनेंशियली, बिजनेस, इकोनॉमिकली इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा शार्प होता है। रही बात मेहनत और हार्डवर्क की, तो आओ तुम्हें बताते हैं कि कॉमर्स वालों की लाइफ होती क्या है। अब कॉमर्स लेने के बाद जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा पहली बार सामना होता है हमारे नए सब्जेक्ट से, जो कि होते हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। अब चलो इकोनॉमिक्स और मैथ्स को साइड में रखते हैं, क्योंकि हमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पहले से थोड़ा आइडिया होता है। लेकिन जब हम पहली बार अकाउंट्स की बुक उठाते हैं तो हमारी फटके 64 हो जाती है, क्योंकि पूरी बुक में हर जगह डब्बे बने होते हैं, जिनके एक साइड में डेबिट, एक साइड में क्रेडिट लिखा होता है, एक साइड में एसेट, दूसरी साइड में लायबिलिटी लिखा होता है। और इतने में ना हमें कुछ समझ आता है और ना ही कोई आइडिया लगता है कि आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है और इसकी स्टडी करनी कैसे है। लेकिन साइंस लेने से पहले हमने कम से कम 10th और 9th में साइंस की बेसिक्स तो पढ़े होते हैं। हमें आइडिया तो होता है कि हम साइंस के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होगी। लेकिन यहाँ तो हमारा इंट्रोडक्शन ही अकाउंट से पहली बार 11th क्लास में होता है। और पूरे साल अकाउंट्स पढ़ने के बाद भी साला ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीजों की एंट्री कौन सी साइड में करनी है, एसेट साइड में क्या आएगा और लायबिलिटी साइड में क्या आएगा। और आखिर में इन दोनों से तुम बच भी गए तो बैलेंस शीट का चुतियाप एक अलग लेवल का ही है। अब जिस तरह साइंस वालों में PCM, PCB होती है ना, सेम उसी तरह हम कॉमर्स वालों में भी कॉमर्स विद मैथ और कॉमर्स विदाउट मैथ होती है। अब इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों में सब्जेक्ट तो सारे सेम होते हैं, बस विद मैथ वालों के पास में मैथमेटिक्स होती है और विदाउट मैथ्स वालों के पास में मैथ्स की जगह कोई अल्टरनेटिव सब्जेक्ट दे दिया जाता है, जैसे हिंदी या फिजिकल एजुकेशन। और मैथ्स ना मिलने के और भी कई रीजन होते हैं। हो सकता है कि भले ही तुमने 80% स्कोर किया हो, बट तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स बिलो 50 या बिलो 60 हो, तो इस वजह से टीचर तुम्हें रेकमेंड करता है कि बेटा तुम विदाउट मैथ्स लो, वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ लौंडे होते हैं ना चमनचूतिया, जो जबरदस्ती जैसे तैसे करके कोई जुगाड़ लगवा लोगों के कॉमर्स विद मैथ ले लेते हैं। 10th की बेसिक मैथ तो इनसे सॉल्व होती नहीं है और ये 11th की एडवांस मैथ उठा लेते हैं। फिर क्या पूरे साल इनके जो लौड़े लगते हैं ना। खैर इन सभी बकचोदियों के बाद में दोनों स्टूडेंट्स विद मैथ और विदाउट मैथ वाले दोनों ही अकाउंट्स की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनके लिए सबसे ज्यादा नया और सबसे ज्यादा ही डिफरेंट होता है। और उसके बाद शुरू होती है असल बकचोदी। अब जब हम पहली बार अकाउंट्स की TS ग्रेवल की बुक खोलकर पहला चैप्टर पढ़ने या समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बस 2 मिनट का काम है। लेकिन जब हमारा सामना होता है असल अकाउंट से, तब हमें ये रियलाइज होता है कि ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। कंट्रोल उदय। नहीं तुम कितनी भी जर्नल एंट्रीज याद कर लो, एसेट साइड में क्या आता है, लायबिलिटी साइड में क्या आता है, और चाहे तुम पूरे दिन भर डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट का रट्टा ही मारते रहो, लेकिन आखिर में अगर तुमने एक भी एंट्री मिस कर दी या एक भी एंट्री ऊपर या नीचे कर दी तो पूरी बैलेंस शीट और पूरे के पूरे क्वेश्चन की माँ बहन हो जाएगी। और इस दुनिया में कॉमर्स वालों के दिमाग का भोसड़ा भी तभी होता है जब पूरी मेहनत करके सारी एंट्री सही करो, लेकिन फिर भी आखिर में जाकर बैलेंस शीट मैच ना हो। नहीं, कॉमर्स वालों की पूरी जिंदगी तो साला बैलेंस शीट मैच
मैच करने में निकल जाती है। यहाँ आकर किसी बंदे की सुहागरात वाले दिन भी इनकी बीबी बोलेगी ना, आओ बेबी सुहागरात मना लो, लेकिन ये किसी कोने में बैठकर टीएस ग्रेवाल की बुक लेकर बैठे होंगे और वहां पे कोने में बैलेंस शीट मैच कर रहे होंगे, और फिर इनकी बीबी भी यही बोलेगी कि इस चूती आदमी से शादी कर ली। खैर ये डायलॉग हम अपने दोस्त को मारते थे जो पूरा दिन अकाउंट्स करता रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर तरह की एंट्री या अकाउंट बनाने के लिए हमें बार बार स्किल का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में वो डब्बे तैयार कर सके, वरना टीचर हमें नंबर नहीं देगा। नहीं, जरा सोच के देखो, तुम्हारे पास एग्जाम में 3 घंटे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उसमें से बार बार स्केल निकाल कर डब्बे बना रहे हो। कभी एक साइड डेबिट लिख रहे हो, कभी एक साइड क्रेडिट लिख रहे हो, कभी एक साइड एसेट लिख रहे हो, कभी एक साइड लायबिलिटी लिख रहे हो। नहीं, 3 घंटे के इस एग्जाम में ना 1 घंटा तो हमारा डब्बा बनाने में निकल जाता है कि इसका पूरा फॉर्मेट तैयार करो, फिर उसके बाद उसमें एंट्रीज करो, उसकी दोनों साइड को इक्वल करो और एंड में जाकर उसकी बैलेंस शीट मैच करो। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो फिर गई तुम्हारी मेहनत पानी में। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा एक दोस्त था जिसने पूरे साल दबा के अकाउंट्स करी थी। उस बंदे ने सिर्फ प्रैक्टिस के चक्कर में डेल्टा के 10 से 15 रजिस्टर भर दिए थे अकाउंट्स कर करके। लेकिन मजाल है कि उस बंदे की कभी बैलेंस शीट मैच हुई हो, लेकिन एक बार गलती से ऐसा हुआ कि उसकी बैलेंस शीट मैच हो गई और वो बंदा खुशी के मारे बेंच पे चढ़कर डांस करने लग गया। और इतने में ही हमारी क्लास में हमारा प्रिंसिपल आ गया और उन्होंने पहले उसके 2 चांटे लगाए और उसके बाद पूछा कि तू बेंच पे चढ़ के नाच क्यों रहा था। तो उसने बोला, सर जिंदगी में पहली बार बैलेंस शीट मैच हुई थी इसलिए नाच रहा था। भाई ये बात सुनकर ना पूरी क्लास हंसने लग गई, पूरी की पूरी क्लास। और इस बंदे की पूरे साल की मेहनत के बावजूद भी इस बंदे के अकाउंट्स में फाइनल बोर्ड जो 12th के होते हैं उसमें 62 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। और लोग कहते हैं कि अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स तो बहुत आसान होती है, उसे पढ़ने में टाइम ही क्या लगता है, कॉमर्स वालों के सब्जेक्ट होते ही क्या है, हद है भैंचोद। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। अब जब हम बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की तो अकाउंट्स के बाद में दूसरा नया सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज। लेकिन ये सब्जेक्ट मोस्टली थ्योरेटिकल होता है, इसमें प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस नहीं होते। खैर अकाउंट्स के मुकाबले बिजनेस स्टडीज काफी इजी होता है, मतलब ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता होगा, है ना। अजी लंड मेरा। बिजनेस स्टडीज में मोस्टली 95% तुम्हें बुक की लैंग्वेज में आंसर देना होगा। अगर तुमने अपनी लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश करी या तुमने अपने हिसाब से कुछ आंसर को लिखने की कोशिश भी करी तो तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का एग्जाम भले ही 80 मार्क्स का हो, लेकिन इन एग्जाम्स की लेंथ इतनी भयंकर होती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी भयंकर लेंथ होती है जिसका आइडिया तुम इस चीज से लगा लो कि 8 मार्क्स के लिए हमें कम से कम भी 9 पेज लिखना पड़ता है, तब जाके हमें कहीं एग्जाम्स में मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद भी उसमें से टीचर मार्क्स काट लेता है ये बोल के कि आंसर बहुत छोटा था। नहीं, 3 घंटे के एग्जाम में इतनी बार सप्लीमेंट मांगना पड़ता है कि कभी कभी तो टीचर भी ये सोचता है कि ये साला स्टूडेंट आंसर लिख रहा है या उसमें हेड स्टोरी 3 के गाने लिख रहा है। मतलब लिखते लिखते सीधे हाथ के अंगूठे को लकवा मार जाता है। और ऊपर से मार्च के महीने में अगर तुम एग्जाम लिख रहे हो तो भाई साहब पसीना एक अलग ही लेवल का होता है। मतलब यहाँ पे लिखते लिखते मेरी चड्डी से पसीना आ रहा है, लेकिन मजाल है कि बीच में रुक जाऊं, रुक भी नहीं सकते, हाथ भी दर्द कर रहे हैं और आंसर भी लिखना है। नहीं, इतनी मेहनत से गांड मरवाने के बाद में भी टीचर ये कहता है कि तुम्हारे आंसर में मजा नहीं आया। अरे यहाँ लिखते लिखते पेन की आधी रिफिल हो गई, मेरे अंगूठे में आधे से ज्यादा दर्द हो गया और इन्हें यहाँ एग्जाम के आंसर में मजा ही नहीं आया। बताओ, मतलब बच्चे को 1 सेकंड के लिए चैन मत लेने दो, गांड मर लो बच्चे की। और फिर इसके बाद में आती है इकोनॉमिक्स। अब जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं इको के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी। अब इकोनॉमिक्स में तो तुम थ्योरी की तो बात छोड़ ही दो, जहां 15 पेज थ्योरी लिखने के लिए तुम्हें मुश्किल से 4 से 5 नंबर मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर तुम एक पेज पर सही डायग्राम बना दो या सही न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो तो वहीं पर तुम्हें उस डायग्राम या उस न्यूमेरिकल के लिए 8 नंबर दे दिए जाएंगे, वो भी सिर्फ एक पेज के लिए। नहीं, पहले 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमने थ्योरी को समझा, 12th क्लास की इको में हम पहुंचे प्रैक्टिकल्स पे, और जब हम प्रैक्टिकल्स पे पहुंचे तो हमें ये रियलाइज हुआ कि इको उतनी भी आसान नहीं है जितना हम समझते थे। नहीं, पूरे साल मैक्रो, माइक्रो, नेशनल इनकम, बजट, डिमांड सप्लाई, पीपीसी कर्व अच्छे से पढ़ते हुए, हर एक डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए हम पूरा साल निकाल देते हैं ताकि हम इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छे से दे सकें और अपने इको के टीचर को खुश कर सकें। और भाई साहब इस चीज को तो तुम भूल ही जाओ कि तुम इकोनॉमिक्स में खुद की तरफ से आंसर लिखोगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इको को इको की लैंग्वेज में ही लिखा जा सकता है, उसमें तुम कुछ अपना ऐड नहीं कर सकते। इसलिए जैसा बुक में लिखा होता है सेम एज इट इज उसे घोट कर पी जाओ। और अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रैक्टिकली डायग्राम से दिखाओ, तो मतलब दिखाओ, उसमें ज्यादा बकचोदी मत करो। अगर तुमने उसको बना के उसमें हल्का से भी ऊपर नीचे किया ना तो टीचर डायग्राम के नंबर तो काटेगा ही काटेगा, जो थ्योरी लिखी होगी ना उसको भी कैंसिल कर देगा। और पूरे साल मेहनत करके तुम भले ही इकोनॉमिक्स में 85 ही क्यों ना स्कोर किया हो आउट ऑफ 100, लेकिन अगर तुम इको के टीचर के पास जाओगे ना और उससे बोलोगे सर मेरे 85 आए हैं, तो टीचर बस यही बोलेगा बेटा तुमसे तो ज्यादा की उम्मीद थी। और इन सब के बाद आती है मैथ्स। मैथ्स की इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, खैर मैथ्स की बात छोड़ो, मैथ्स की बात कभी और करेंगे।
नहीं, यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम कॉमर्स स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट ही माना जाता है बिकॉज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि लोगों को यहाँ सिर्फ यही लगता है कि साइंस स्टूडेंट ही एक ऐसे इकलौते स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, बाकी सभी तो चूतिया होते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी मेहनत करते हैं। तो अगली बार अगर गलती से भी किसी कॉमर्स स्टूडेंट को ये बोलने से पहले कि तुम्हारी लाइन में तो स्कोप ही क्या है, या तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे, या तो मुनीम बन जाओगे या अकाउंट संभाल लोगे, ये कहने से पहले ना 4 बार सोच लेना। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो बस यार मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मार्क्स और स्ट्रीम के बेस पर आप किसी स्टूडेंट को जज या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और मैं ये मानता हूँ कि साइंस स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हार्डवर्क और मेहनत करते हैं, पर इस दुनिया को चलाने के लिए हमें तीनों स्ट्रीम्स की जरूरत है, फिर चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। इसलिए बच्चे की स्ट्रीम्स और मार्क्स के बेसिस पे उसे जज करना छोड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।